नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। बहुप्रतीक्षित एक योजना राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में जो लागू की जाने वाली थी मित्रों, विद्या संबल योजना, जिसके बारे में एक बार निदेशालय से प्रस्ताव बनाकर वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा गया था मार्च के लगभग मार्च अप्रैल में। वही प्रस्ताव स्वीकृत होकर वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरांत आज जो है मित्रों, विद्या संबल योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या कार्य योजना रहने वाली है, वह हमारे निदेशक महोदय गौरव जी अग्रवाल के द्वारा यह पूरी विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है मित्रों। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षकों की धरातल पर वास्तव में कमी है, तो वो कमी पूरी होगी। हालांकि ये कमी अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन विद्यार्थियों के हित में है और कहीं न कहीं हमारे विषयाध्यापकों की जो रिक्तियां हैं और साथ में ऐसे हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार साथी बैठे हुए हैं, तो एक सम्मानजनक मानदेय के साथ राज्य सरकार और शिक्षा विभाग जो है देश के राज्य के ऐसे युवाओं को जो कहीं न कहीं शैक्षणिक योग्यताएं, प्रशिक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, उनके लिए ये योजना जो है रामबाण योजना है। तो आप सबको इसके लिए एक बार बधाई देता हूं। जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको एक रोजगार मिल रहा है, विद्यालयों को एक फायदा हो रहा है कि यहाँ हमारे ऐसे साथी जो कहीं न कहीं योग्यता रख रहे हैं लेकिन चयन के अभाव में या उन्हें अवसर नहीं मिल पाया, इस वजह से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस योजना को अच्छे से समझाते हुए कब क्या करना है इसकी एक विस्तृत जानकारी आपको देना चाहता हूं। आवेदन का प्रारूप क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और पदवार जो है मानदेय क्या रहेगा और चयन का आधार क्या रहने वाला है, कितने प्रतिशत जो है शैक्षणिक योग्यताओं के, कितने प्रशैक्षणिक योग्यताओं के, कौन योग्यता रखता है इस आवेदन को करने की और कौन नहीं, इन सब बातों के बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले देख लीजिएगा कि शिविरा माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम संस्थापन है ना, वर्ष 2022-23 149 ये हमारा जो है विज्ञप्ति का एक डिस्पैच नंबर है और 17/10/2022 को यह विज्ञप्ति जारी हो गई है। योजना का नाम है मित्रों विद्या संबल योजना और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शिक्षकों को जो लगाया जा रहा है वो एज ए गेस्ट फैकल्टी लगाया जा रहा है, ये कोई स्थायी रिक्रूटमेंट नहीं है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में, ध्यान रखना, समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, राजकीय अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं और इंग्लिश मीडियम विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय या अन्य विद्यालय जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं और इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, रेजिडेंशियल वगैरह सभी हो गए। तो यहाँ कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि समस्त राजकीय विद्यालयों के लिए ये योजना लागू है सबसे पहले। फिर मित्रों किन किन के लिए लागू है, एक तो व्याख्याता विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 जो है वो हो ही गया है ना, वो तो सारे विषय पढ़ाता है, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक के लिए, यानी इन 6 प्रकार के शिक्षकों के लिए यह योजना जो है मित्रों लागू है। और गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त भी लगाए जाएंगे और निजी अभ्यर्थी भी लगाए जाएंगे, यानी सेवानिवृत्त है वो भी इस योजना के तहत लग सकते हैं और जो निजी अभ्यर्थी हैं वो भी इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। इसलिए इस योजना को पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा और न्यूनतम जो अवधि की बात की जा रही है, उम्र की बात की जा रही है, आयु की, है ना मित्रों, वो अधिकतम 65 वर्ष तक के जो भी हमारे पात्र सेवानिवृत्त है उनको, और बाकी तो जो युवा लोग हैं वो तो आराम से जो है लग ही सकते हैं। और आप मान के चलेगा कि 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब इसमें पात्रता रखते हैं।
ठीक है मित्रों, तो सेवानिवृत्त गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, है ना। जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं L1 और L2 में लगना चाहते हैं उनके लिए रीट उत्तीर्ण की पात्रता जो है बाध्यता नहीं होने वाली उनके लिए, लेकिन बाकी की होने वाली है। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी 65 वर्ष से ऊपर के जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो इस योजना के तहत फायदा नहीं उठा पाएंगे। और भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी आवश्यक है। तो अंग्रेजी माध्यम में जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगेंगे वो भाषा के अलावा अन्य जो विषय हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, उन्हीं को लगाया जाएगा। फिर मित्रों देखिएगा रिक्तियों के बारे में, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद। स्पष्ट रिक्त पद का मतलब ये है कि किसी अध्यापक की सैलरी भी अगर किसी जगह से अगेंस्ट में उठाई जा रही तो वो एक प्रकार से पद जो है स्पष्ट रिक्त नहीं है। तो जो स्पष्ट रिक्त पद है उन्हीं पर जो है इसके तहत जो है लगाया जाएगा शिक्षक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में विभाग में पहले से कार्य शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जाने जा सकने वाले पद को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा, है ना। यानी जो अंग्रेजी माध्यम के हमारे महात्मा गांधी विद्यालय है कि जो इंटरव्यू के द्वारा पद भर गए इसके बाद जो स्पष्ट रिक्तियां रह रही उसके ऊपर गेस्ट फैकल्टी लगा सकते हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित करने का काम संबंधित प्राचार्य प्रधानाचार्य करेंगे, है ना। और उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संबंधित पीओ विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों का चिन्हीकरण कर पदवार विषयवार प्रकाशन विद्यालय पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर स्थानीय सार्वजनिक स्थलों पर, है ना। और इन सब कार्यालयों में जो है वो पात्र व्यक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पीओ स्तर के कार्यालय में ही आपको जाना है। जैसे एक पीओ के अंतर्गत 4 विद्यालय हैं, 5 विद्यालय हैं, उसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, तो उन सब की रिक्तियों को वही जो है प्रकाशित करने वाला है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इतनी रिक्तियां हैं विषयवार, है ना। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विषयवार इतनी रिक्तियां हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो स्वयं पीओ विद्यालय उसमें विषयवार इतनी रिक्तियां हैं। ये सब रिक्तियों का प्रकाशन करने का काम कौन करेगा? पीओ अपने पीओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा और सार्वजनिक स्थलों पर भी इसको चस्पा करेगा। आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण करने का काम कैसे करना है? तो आप सोचिए, आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और विद्यालय स्तर पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें पीओ जो है प्रधानाचार्य जो है वो अध्यक्ष होंगे और विद्यालय के 2 वरिष्ठतम व्याख्याता, और अगर व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक जो भी है उन 2 शिक्षकों की कमेटी, यानी 2 + 1 3 लोगों की कमेटी होगी। यह कमेटी आवेदन पत्रों की जांच करेगी, वरीयता का निर्माण करेगी, है ना, प्रतिशत अंकों के आधार पर, और फाइनल रिजल्ट जो है पीओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी। ठीक है मित्रों, वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 अथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे। ठीक है मित्रों, अब समिति के दायित्व क्या होंगे? दायित्व यह है कि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार व विषयवार आवेदकों की सूची तैयार करके सूचना प्रकाशित करेंगे, है ना, कि पहले जितने भी आवेदन आए हैं रिक्तियों के अनुसार उनको बाइफरगेट करेंगे और किस पद के लिए कहां कितने आवेदन आए इसको बहुत स्पष्ट रूप से चस्पा करेंगे। मित्रों, आवेदन पत्रों की जांच, पात्र अपात्र आवेदकों की सूची पदवार विषयवार तैयार करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। मतलब पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम होने वाला है ना। इसलिए जितने भी साथी इसके तहत आवेदन करने का मानस रखते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पदवार व विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना। और उसके बाद मित्रों खास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण उनके आवेदित पद के लिए संबंधित सेवा नियमों में वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक 75%,
यानी शैक्षिक योग्यता आपकी जो भी वांछनीय है शैक्षिक योग्यता। अब शैक्षिक योग्यता का मतलब यह हुआ कि आप जो हैं अगर L1 के रूप में पदस्थापित होना चाह रहे हैं तो L1 की वांछित शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी 12th में उसके 10+2 यानी 12th में उसके कितने परसेंटेज है ना, उन प्रतिशत अंकों का कितना वेटेज लिया जाएगा, 75% वेटेज लिया जाएगा। और प्रशैक्षिक योग्यता कौन सी है मित्रों, BSTC जैसे प्रशैक्षिक योग्यता है तो BSTC में जितने भी प्राप्तांक है उसका 25% जो है वो लिया जाएगा और इस आधार पर 100% अंकों के आधार पर जो है मेरिट बनाई जाएगी। जैसे वरिष्ठ अध्यापक के लिए है तो स्नातक के जो भी आपके प्राप्तांक है उसका 75% और बीएड के जितने प्राप्तांक है उसका 25% वेटेज लिया जाएगा और इस आधार पर आपके नंबरों की गणना करके मेरिट बनाई जाएगी। फिर देखिए प्राप्त समान अंक यानी प्राप्तांक अगर समान है किन्हीं कैंडिडेट्स के तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को कम आयु के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर है ना, यानी मान लीजिए दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बिल्कुल अंक समान है और दोनों का ही चयन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जिसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जो बड़ा है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको पहला चांस दिया जाएगा। ये सरकारी रूल्स है, ठीक है मित्रों। और प्राचार्य और पीओ के कार्य क्या होंगे मित्रों कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय के प्राचार्य, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित पीओ द्वारा रिक्तियों की पहचान करना, उसका प्रकाशन करना, चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच करना और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर है। इसलिए कोई दिमाग में इस गलतफहमी को न रखें कि इससे कोई भविष्य में स्थायी हो जाएंगे, ना, पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने एवं 7 दिवस में कार्यारंभ करने के लिए पत्र जारी करेगा पीओ। गेस्ट फैकल्टी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में पीओ को शपथ पत्र मूल प्रस्तुत करेंगे, शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था के लिए उनके संतोषजनक कार्य के सत्यापन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्रवाई भी पीओ साहब को ही करनी है। रिक्त पद भर जाने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लो कि कोई नई पोस्टिंग हो गई और वहां पर गेस्ट फैकल्टी में कोई कार्य कर रहा था अध्यापक, तो वो स्वतः ही जो जैसे ही परमानेंट शिक्षक अगर आ जाएगा तो वो स्वतः ही जो है वो उसकी सेवा समाप्त है, ठीक है। और यदि कार्य असंतोषजनक हो तो उक्त व्यवस्था स्वतः ही समाप्त है। ऐसा नहीं कि आप एक बार चयनित हो गए और फिर आप जा ही नहीं रहे पढ़ाने के लिए तो वो व्यवस्था स्वतः ही समाप्त है ना, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो सेवानिवृत्त है अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा वाले होंगे और बाकी जो है निजी शिक्षक जो है वांछित योग्यता रखने वाले हमारे बेरोजगार साथी हैं वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। ये बहुत अच्छा जो है आप सब लोगों के लिए अच्छा एक प्रकार से अवसर है ना। लेकिन अब अवसर भी है, ध्यान रखना, और इधर से आपकी परीक्षाएं भी है, सेकेंड ग्रेड की और रीट की परीक्षाएं भी है ना। तो आप दोनों तरफ ध्यान रखते हुए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलने वाला है, ये बहुत निश्चित है। अब देखिए ये पूरा टाइम टेबल है मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी 1/11/2022 तक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन, यानी पीओ जो है वो 1 नवंबर 2022 तक क्या करेंगे, टोटल अपने यहाँ के सारे पदों की रिक्तियों की गणना करके नोटिस बोर्ड पर वो सब चस्पा कर देंगे। यानी 1 नवंबर 1/11/2022 तक जो है क्या करना है, उनको एक विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन करना है कि एक्स विद्यालय में इतने पद रिक्त हैं, वाई विद्यालय में इतने पद रिक्त हैं, और पीओ को अपने पीओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह सूचना चस्पा करनी है। और आप जो है उस सूचना को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कहां कितनी रिक्तियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। तो अभी जैसे मान लीजिए 19 तारीख जो है अंतिम वर्किंग डे है, तो पीओ को ये कैलकुलेशन कर लेनी है, और जैसे ही विद्यालय दीपावली ब्रेक के बाद खुलते हैं तो इस काम को सबसे पहले प्राथमिकता से करना पड़ेगा। फिर मित्रों आवेदन की तिथि ध्यान रखिएगा, ये समय बाउंडेड कार्यक्रम है, 2/11 से 4/11/2022 विद्यालय समय में। अभी मित्रों विद्यालय समय क्या चल रहा है मित्रों, अभी विद्यालय समय है 10 से लेकर 4 बजे तक। अभी विद्यालय का जो समय है मित्रों वो क्या है, 10 से 4 का विद्यालय है, ध्यान रखिएगा। इस विद्यालय समय में आपको 2 तारीख से 2 नवंबर से फॉर्म
मिलने, फॉर्म तो आप कहीं से भी प्रिंट करके भर के जमा कराएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिक्तियों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो विद्यालय समय में आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र जो है वो इस पीडीएफ में भी है और आपको बहुत सारे ग्रुप्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसको डाल रहे हैं। तो ये आवेदन की अंतिम तिथि जो है, ध्यान रखना मित्रों, मैं यहां लिख रहा हूं, अंतिम तिथि है ना, विद्यालय समय तक यानी 4 बजे तक अंतिम तिथि है। कब है? 4/11/2022 है ना, 4 बजे तक ये आपकी अंतिम तिथि है। ध्यान रखना, अंतिम तिथि का ध्यान रखना, इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। अब क्या होगा मित्रों, 5/11/2022 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल में। जितने भी आवेदन आए हैं उन सब की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी कि 4 तारीख तक हमको इतने इतने आवेदन मिले हैं, है ना, ये प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर देखिए मित्रों, और पात्रता की जांच करनी 5 के बाद 6 तारीख को, है ना, 5 और 6 तारीख को पात्रता की जांच करेंगे कि जो आपने दस्तावेज लगाए सही है या नहीं है, कहीं गड़बड़ियां तो नहीं है। और 7/11/2022 को वरीयता सूची बनाना अस्थायी एवं जारी करना और आपत्तियां मांगना। अस्थायी वरीयता सूची जारी की जा रही, किसी में कोई कम ज्यादा दस्तावेज है तो उनको मांगा जाएगा कि भाई आपके यहां पर ये दस्तावेज कम है और आप इसको, कोई आपत्ति हो इस सूची के ऊपर तो आप बता दें। बाकी अगर आपने कोई वांछित दस्तावेज जमा नहीं कराया तो आपको वैसे ही वो कहीं बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर इस सूची पर आपको कोई आपत्ति हो तो आपत्तियां मांगी जाएगी। फिर मित्रों, हाँ, आपत्तियां मांगने का काम है मित्रों 9 तारीख 9/11/2022 तक आपत्तियां मांगना, यानी 7 तारीख को वरीयता सूची बनाकर अस्थायी जारी कर दी जाएगी, उस पर आपत्ति मांगी जाएगी 9 तारीख तक। और मित्रों 10/11/2022 ध्यान रखना, अंतिम वरीयता सूची बनाना और ये स्थायी वरीयता सूची होगी। जो भी आपत्ति आई है उनका निराकरण करते हुए स्थायी सूची जारी की जाएगी 10/11/2022, जो फाइनल सूची होगी मित्रों। अब 11/11/2022 मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब जिन जिन का चयन हुआ है उनके मूल दस्तावेज लेकर बुलाया जाएगा पीओ ऑफिस में और उनके मूल दस्तावेजों की जानकारी, जैसे 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, एसटीसी बीएड की मार्कशीट है, मूल निवास है ना, शपथ पत्र वगैरह जो भी है, तो उन सब की जांच की जाएगी मित्रों। फिर आदेश जारी करना, 11 तारीख को सारा काम होने पर 12 तारीख को पीओ साहब आदेश जारी करेंगे और 19/11/2022 तक कार्य ग्रहण करना, 7 दिन का समय दिया जाएगा। 12 तारीख को आदेश जारी हो जाएगा, जिन जिन का चयन हो रहा है उनको 7 दिवस के भीतर में क्या करना है मित्रों, ज्वाइन करना है जो विद्यालय आपको मिला है और आपको पढ़ाने का काम शुरू कर देना है। तो ये पूरा एक टाइम टेबल आपके सामने रख दिया है। अब मित्रों मानदेय की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अध्यापक लेवल प्रथम हो या द्वितीय, कक्षा 1 से 8 तक उसको पढ़ाना है। प्रति कालांश जो है 300 रुपए उसको मिलने वाले हैं। कालांश अधिकतम 1 घंटे का होगा, ठीक है, और या तो 300 रुपए पर डे के हिसाब से आपको अधिकतम 21,000 रुपए जो है मित्रों मिलने वाले हैं। तो आप ये मान के चलेगा कि 21,000 रुपए लगभग आपको मिलने तय है। लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी विद्यार्थी है उनको पर मंथ 21,000 रुपए मिलने तय है, मान के चलेगा। पर कालांश की बात की जा रही है तब भी। वरिष्ठ अध्यापक है जिनको 9वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, 350 रुपए हैं मित्रों उनके। कितने हैं? 350 रुपए हैं और 25,000 रुपए उनको मिलने वाले हैं, पक्के 25,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो आप ये मान के चलेगा सेकंड ग्रेड के रूप में जो भी काम करेंगे उनको 25,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्योंकि मित्रों आप देख सकते हैं कि अधिकतम पीरियड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां पर रिक्तियां हैं वहां तो कक्षाएं हैं और पढ़ाना ही है आपको। फिर प्राध्यापक यानी कक्षा 11 से 12 पढ़ाने वाले लोग जो हैं उनको 400 रुपए पर कालांश मिलेंगे मित्रों। 30,000 रुपए उनको पर मंथ मिलने लगभग तय है। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए, शारीरिक शिक्षक है तो 300 रुपए के हिसाब से महीने के अधिकतम 21,000 रुपए है। तो एक बहुत अच्छा मानदेय है मित्रों। और इसको जो है, और यह जो दिशा निर्देश है वो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए है। आगे क्या होगा इसका कुछ कह नहीं सकते। गेस्ट फैकल्टी का कार्य नियमित अवलोकन पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य में अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। आप पीओ साहब पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और अगर आप अनियमित हैं, आपका आचरण ठीक नहीं, अनियमित कार्य कुशलता आपकी ठीक नहीं, पढ़ाने नहीं आता है, तो बिना किसी नोटिस दिए हुए आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। और गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाएंगे। इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। मतलब आपको कोई प्रशासनिक कार्य नहीं, केवल पढ़ाने का काम करना और वो घंटे पर आधारित
कार्य करना है। तो मित्रों, ये पूरी जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी जो वांछित थी, अंतिम दिनांक सहित और मानदेय सहित आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब मित्रों आप देखिएगा यहां पर आपके सामने सबसे पहले कि विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी लगाने हेतु संस्था प्रधान द्वारा एक पत्र का प्रारूप जो है वो चस्पा किया जाएगा, है ना। तो ये पीओ साहब के काम का प्रारूप है, उनको अपने सूचना पट्ट पर इस प्रकार का जो है प्रारूप जो है प्रदर्शित करना है, वो लगाएंगे और श्री को स्थायी रूप से जो है, अस्थायी रूप से सॉरी, अधिकतम मानदेय इतने से अतिरिक्त पदों की प्रक्रिया, ये पूरा जो है विद्या संबल गेस्ट तो संस्था प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप है। ठीक है, ये दिया जाएगा किसको, जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना उसको दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा उसके बाद ये जो विज्ञप्ति है, पूरी विज्ञप्ति मित्रों आपको ध्यान ही है ना, पूरा आपके सामने वर्णन कर ही लिया है। ठीक है, तो विज्ञप्ति बिल्कुल कंप्लीट हो गई। हाँ, और फिर रिक्तियों का प्रकाशन जो है मित्रों वो इस साइट पर भी आप देख सकते हैं, विभागीय साइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा कर लिया। पात्रता अथवा वरीयता किसी भी तरह की परिवेदना हो अगर आवेदक की, है ना, या कोई ऐसी शिकायत हो मित्रों, तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और ये संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये पूरी कार्यकारिणी और टीम बनेगी, वो किसी समस्या का समाधान करेगी। बाकी यहाँ तक बात पूरी हो गई थी हमारी, है ना। अब मुख्य बात जो आ रही है मित्रों, वो मुख्य बात ये है कि ये आवेदन का प्रारूप है, ये आवेदन का प्रारूप है ना। ये कैंडिडेट के लिए है मित्रों, कैंडिडेट को, है ना, इस प्रारूप में क्या करना है, अपना एक आवेदन तैयार करना है, जिसमें आप देखिए शैक्षणिक योग्यता में 10वीं, उच्च माध्यमिक, स्नातक और अधिस्नातक, यानी ये 4 जो वांछित योग्यता है उनका दस्तावेज यहाँ पर आपको लगाना है। और फिर वर्ष प्रतिशत सब है उसके आधार पर, और फिर प्रशैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता बीएड या समकक्ष, डीएलएड या समकक्ष लगाना है। और वैध पात्रता यानी रीट उत्तीर्णता वर्ष, जो बेरोजगार साथी है उनको रीट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन जो नए फ्रेश हैं उनको L1 और L2 के लिए रीट उत्तीर्ण होना जरूरी है। जिसने रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर रखी है वो इस योजना से वंचित रहने वाले हैं। इसलिए रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ये लाभ मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो मित्रों ये पूरा जो है ये आपके शपथ पत्र का प्रारूप है ना, जो आपको देना पड़ेगा, शपथ पत्र का प्रारूप है। ठीक है, हाँ, ये आपको बिल्कुल स्टाम्प पर देने वाला प्रारूप है। ठीक है, और उसके बाद यही आपके पूरा आपका फिर शपथ ग्रहीता और नोटरी वाला कार्यक्रम पूरा होने वाला है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि यह जो सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, इसलिए उन सभी साथियों तक इस सूचना को पहुंचाइए जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए। मैं सभी संस्था प्रधानों से भी आग्रह करूंगा कि एक अच्छा अवसर आया हुआ है आपके विद्यालय में छात्रों के हित में, इसलिए आप थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लीजिएगा और अपने विद्यालय हित में, अपने छात्रों के हित में इस योजना के तहत अधिक से अधिक हमारे बेरोजगार साथी या सेवानिवृत्त शिक्षक साथी हैं उनको लगवाने का प्रयास करें। ये एक बच्चों के परीक्षा परिणाम के लिए एक बहुत बड़ा जो है कार्य सरकार के द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ बेरोजगार साथियों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक जरूर पहुंचाएं, और इस पूरी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा मधुरम हिंदी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और कोई जानकारी शिक्षा विभागीय होगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप सभी का आभार। वंदे मातरम, जय हिंद।